everyone. Today we are going to study about dielectric constant or relative electrical permittivity. Okay, dear students, मैं इससे पहले बताने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रीवियस डिस्कस कराना चाहती हूँ और पिछले का रिवाइज करना चाहती हूँ। तो लास्ट डे हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था हमने कि जो हमारे पास F होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस होती है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, हमने क्या डिस्कस किया था कि 2 पॉइंट चार्जेस लिए थे Q1 और Q2 और उनके बीच में क्या ली थी, डिस्टेंस। ओके, ये चार्जेस हमारे पास कैसे थे, पॉइंट चार्ज थे। ओके, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रीप्लेस किया बाय के और के की वैल्यू को क्या रखा था हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। ओके स्टूडेंट, अब इसमें मैं आपको 2 पॉइंट बताऊंगी जिसके ऊपर आपका क्वेश्चन आता है बोर्ड में। ओके, तो यहाँ पर आपके पास आप ये सोच रहे होंगे कि ये चार्ज हमारे पास हमेशा ही हमें पॉजिटिव लेने हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास जो चार्जेस होते हैं वो चार्जेस आपके कैसे भी हो सकते हैं। ये आपका पॉजिटिव हो सकता है, ये आपका नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, या फिर ये आपका नेगेटिव हो सकता है, ये आपका पॉजिटिव हो सकता है। ओके, नाउ अब ये यहाँ पर आपके पास जो चार्जेस आपके पास Q1 Q2 ग्रेटर क्या होगा, 0 होगा, तो फोर्स का जो नेचर होगा वो फोर्स का नेचर आपका रिपल्सिव होगा। ओके, जब Q1 Q2 आपका लेस देन 0 होगा तो फोर्स का नेचर क्या होगा, हमारे पास अट्रैक्टिव होगा। क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये इसलिए डिस्कस किया था क्योंकि इसी फॉर्मूले पर ही हमारे पास ये टॉपिक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन R से या फिर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल K से। ओके, अब यहाँ पर हमने क्या किया, जो ये चार्जेस थे, जो ये हमने चार्जेस कंसीडर किए थे Q1 और Q2, इन चार्जेस को पहले हमने फर्स्टली कहाँ रखा है, एयर या फिर वैक्यूम में रखा है। तो हमारे पास जो फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। ओके, तो जब हमने इसको एयर और वैक्यूम में रखा है तो मैंने यहाँ पर फोर्स को F0 लिया है, यहाँ पे क्या लिया था, F लिया था। तो यहाँ पर हमने F0 लिया है क्योंकि हम यहाँ पर जो एयर में जो फोर्स है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारी चॉइस होती है कि हम उसको किससे रिप्रेजेंट करें। ओके, तो जब हमने इसको इन दोनों चार्जेस को रखा एयर के अंदर तो फोर्स हमारे पास क्या आई, F0 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। ये इक्वेशन क्या हो गई हमारे पास फर्स्ट। अब इन्हीं चार्जेस को Q1 Q2 चार्जेस को सेम इतने ही मैग्नीट्यूड और इतनी ही डिस्टेंस पर हमने कोई मीडियम में रखा, एयर और वैक्यूम को छोड़कर अनोदर हमने किसी और मीडियम में रखा। मीडियम में रखने के बाद हमारे पास अब क्या होगी, फोर्स चेंज होगी क्योंकि बच्चे मैंने आप लोगों को लास्ट डे ही डिस्कस किया था कि जो ये परमिटिविटी होती है हमारे पास, इससे मीडियम में रखने पर फोर्स का नेचर क्या हो जाता है, फोर्स की जो वैल्यू है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती है। मोस्टली क्या होगी, एयर और वैक्यूम में आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इनके अलावा किसी भी मीडियम में आप रखोगे तो वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो उस फोर्स को हमने डिनोट कर दिया, मीडियम की फोर्स को Fm से और एयर वाली फोर्स को F0 से। तो Fm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन m। देखो मीडियम के लिए क्या यूज किया हमने, एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन में R²। ये सिंबल हमारे पास एप्सिलॉन होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 अपॉन में R²। इट इज इक्वेशन सेकेंड। अब हमने क्या किया, इक्वेशन को डिवाइड कर दिया फर्स्ट बाय सेकेंड। तो F0 अपॉन में Fn इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ये वाली टर्म को यूज किया, इनटू में ये वाली टर्म, क्योंकि ये वाली टर्म क्या होगी, अपॉन में आएगी, अपॉन में आकर उसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। देखो सेम चार्ज लिए थे, Q1 Q2 कैंसिल आउट, डिस्टेंस भी सेम रखी थी, तो आर स्क्वायर हमारे पास कैंसिल आउट, 4 पाई से कैंसिल आउट, क्या बचेगा हमारे पास, एप्सिलॉन m अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। मीडियम की परमिटिविटी अपॉन में एयर की परमिटिविटी, ये ही हमारे पास क्या होता है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और इसको डिनोट करते हैं हम के से। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी, हमारे पास डेफिनेशन आएगी, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी is the ratio of absolute electrical permittivity of the medium, absolute electrical permittivity of the medium अपॉन में मीन्स रेशियो बोल दिया पहले, तो फिर क्या होगा, टू the absolute electrical permittivity of the free space is called dielectric constant, is called dielectric constant। ओके, नाउ इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। जो हमारे पास कूलम्ब्स लॉ था ये वाला, इस कूलम्ब्स लॉ की अब हमें क्या करनी है, वेक्टर फॉर्म करनी है। वेक्टर फॉर्म में देखो मैंने क्या यूज किया है, यहाँ पर 2 पॉइंट चार्जेस लिए हैं Q1 और Q2, इनको प्लेस किया है हमने एक्स वाई प्लेन के अंदर, ये हमारे पास ओरिजिन है। ये बच्चे इस तरह का डायग्राम हमने मोशन इन अ प्लेन वेक्टर वाले चैप्टर में 11th में पढ़ा था, उसी के बेसिस पर ये हमारे पास टॉपिक है, इजी है। ओके, तो हमने 2 चार्जेस लिए Q1 और Q2। ओके, पोजीशन वेक्टर लिया उसका A और B। ओके, पोजीशन वेक्टर A एंड B, और सॉरी पोजीशन पॉइंट A एंड B, ओरिजिन से A पॉइंट तक हमारे पास पोजीशन वेक्टर हो गया R1, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया हमारे पास R2, और इसका पोजीशन वेक्टर हो गया हमारे पास R21। ये आपको पता है, हम जब एक डायरेक्शन में लेते हैं इस तरह से, तो इन दोनों का सम क्या होगा, इसके इक्वल होगा। देखो किस तरह से होगा कि R1 वेक्टर प्लस में R2 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। ओके, तो हमें क्या चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, तो R21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। देखो मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख दिया था, ठीक है, तो हमने ये इस तरह से निकाला है, और ये वैल्यू हमारे पास क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है या पोजीशन वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर। ये 11th में पढ़ा था, 11th की टर्म के अकॉर्डिंग है ये हमारे पास। ओके, यहाँ हमें क्या लेना है, ये वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर के बाद क्या हो गया हमारे पास, मोड में लेना है, और मोड में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मोड R21 इज इक्वल टू R इज इक्वल टू R2 माइनस R1। ओके, तो R21 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर। देखो एक कैप निकाला था हमने 11th क्लास में, ए कैप किसके इक्वल होता है, ए वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ ए। उसी तरह से लिया है, देखो R21 वेक्टर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू R21 वेक्टर अपॉन में R वेक्टर, R मॉड ले लेंगे, वेक्टर लगाकर इस तरह से लिख सकते हैं इसको। इनकी वैल्यू हमारे पास ये है, ये वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पर। अब देखो फोर्स, हमने यहाँ पर जो हमारे पास ये चार्ज था Q1 पर पॉजिटिव चार्ज, तो फोर्स किधर लगेगी इसकी, कौन फोर्स लगाएगा, 1 पर फोर्स कौन लगाएगा, 2, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब इस 2 फोर्स पर Q2 चार्ज पर कौन फोर्स लगाएगा, Q1 चार्ज लगाएगा। जब Q1 चार्ज Q2 पर फोर्स लगाएगा तो हम उसको कैसे लिखेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ओके, तो हमने फोर्स निकाली, फोर्स F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर। ये हमने 11th में पढ़ा था। जो हमारे पास वेक्टर होता है उस वेक्टर के साथ हमारे पास क्या चलता है, यूनिट वेक्टर होता है, और वो यूनिट वेक्टर आपका सेम डायरेक्शन में होता है।
ओके, अब हमारे पास निकाला दूसरा फोर्स F21 इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर r स्क्वायर लिया है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके बीच में जो आप डिस्टेंस यूज करोगे r12 या r21 वो ऑलवेज क्या रहेगी आपके पास, इक्वल होगी। ओके, क्या रहेगी आपकी, इक्वल होगी। तो अब ये देखो हमने दोनों फॉर्मूलेज यूज कर दिए हैं, लेकिन देखो यहाँ पर यूनिट वेक्टर 21, यहाँ पर यूनिट वेक्टर 12, ये हमें पता होता है कि r यूनिट वेक्टर 12 किसके इक्वल होता है, माइनस r यूनिट वेक्टर 21 के इक्वल होता है। तो यदि हम इसमें ये वैल्यू पुट करें तो वो किसके साथ आ जाएगी आपके पास, माइनस साइन के साथ आ जाएगी, और माइनस साइन के साथ आने के बाद इनकी जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो हम कैसे लिखेंगे, F12 इज इक्वल टू माइनस F21। तो ये क्या हो गया हमारे पास, जो फोर्स है 12, जो फोर्स है 12 वो किसके इक्वल हो गई हमारे पास, 21 के। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज Q1, ये पॉजिटिव चार्ज हमारे पास Q2, ये फोर्स लगा रहा है इधर साइड 12, ये फोर्स लगा रहा है आपका F21। ओके, तो ये फोर्स क्या हो गई आपके पास, इक्वल एंड अपोजिट। जब इस तरह से फोर्स हमारे पास इक्वल और अपोजिट होती है तो ये आपको पता है ये कौन सा लॉ होता है आपका, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करता है। हेंस वी कैन से कूलम्ब्स लॉ क्या करेगा हमारे पास, ओबे करेगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करेगा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक टर्म है, हमारे पास जो कूलम्ब्स लॉ होता है वो सिमिलर किसके इक्वल होता है, न्यूटन्स लॉ के इक्वल होता है। दोनों ही लॉ कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं और दोनों ही लॉ क्या होता है आपके पास, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। देखो इनवर्स स्क्वायर लॉ को किस तरह से फॉलो करता है, देखो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स में हमारे पास क्या होता था, ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता था कि टू ऑब्जेक्ट्स होते थे जिनका मास m1 और m2 होता था, दीज आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। तो यहाँ से हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स आती थी G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है ये भी आपकी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। बट जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, जो मैं बोल रही हूँ बार बार कूलम्ब्स लॉ, ये हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। किससे स्ट्रॉन्गर होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स से। ओके, दोनों में एक डिफरेंस है। ये जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है ये आपकी मासेस के बीच में लगती है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपकी चार्जेस के बीच में लगती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, जितना कराया है उतना रिवाइज करो। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू।